Okay, my dear students, we are again with you with the topic इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंटिन्यूड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक हमारा चल रहा था। फ्लक्स का जनरल मीनिंग मैंने आप सबको बता दिया था कि जब कुछ में से कुछ निकलना, तो इसको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ लाइट मोड में आपने लेना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्कुल सिंपल टर्म है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो तो इसका मतलब चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं। उन इलेक्ट्रिक लाइंस को हम काउंट कर लेंगे किसी एरिया में से, लेकिन शर्त ये है एरिया मस्ट बी नॉर्मल। जैसे आपको बताया था, ये एरिया और ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज में से लाइंस निकलती जा रही हैं, निकलती जा रही है ना। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एरिया। हाउ मेनी लाइंस आर देयर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेट में से निकलेंगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स। असली बात यह है, जनरल फार्मूला जो बताया था मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, हमने डिराइव कर लिया था। E डॉट n ds, दिस वाज द रिलेशन। ds मींस दैट एरिया, n मींस, n का नाम बता दिया था बच्चों, OUNB। O से बनता है आउटवर्ड, हमेशा बाहर की होगा। यूनिट नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, V फॉर वेक्टर, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो एन कैप की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होगी, परपेंडिकुलर होगी। या इसी फॉर्मूले को फाइनली ऐसे याद करें, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड मतलब ई का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो आप ई डॉट एन की बजाय ई cos थीटा लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख देंगे ई cos थीटा। साथ में है ds, ई ds cos थीटा। अगर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ऐसा लिख देगा ई डॉट ds, देन इट्स आल्सो ओके। इसको सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई भी बोलते हैं बच्चों, सरफेस इंटीग्रल डॉट ds। लाइन इंटीग्रल होगा वो थोड़ा सा आगे आएगा, डॉट dl होता है। लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट dl, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ई डॉट dv। तो ऐसे सरफेस इंटीग्रल आ जाए, इट इज इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस। तो ये फ्लक्स है। फ्लक्स के ऊपर अगर हम क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन से आपको और भी क्लियर होगा कि ये कैसे आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर है बच्चों, और भी क्लियर होगी बात। एक्चुअली ये डॉट प्रोडक्ट है, तो वो आपको क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल है बच्चों। This is the question on electric flux. If electric field intensity in a region is 8 I cap plus 4 J cap plus 3 K cap, Newton per coulomb, electric field intensity की unit Newton per coulomb, and surface area is given, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है। सरफेस एरिया इज 100 मीटर स्क्वायर एंड इट लाइज इन XY प्लेन। दिस लाइज इन XY प्लेन में लाइज कर रहा है ये सरफेस एरिया। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको फाइंड। देखिए ये E है, ये 100 मीटर स्क्वायर एरिया है, XY प्लेन में लाई कर रहा है। ये X, ये Y, ये Z। जब XY प्लेन में लाई कर रहा है एरिया लाइक दिस, तो इसका जो आउटवर्ड नॉर्मल है बच्चों वो Z डायरेक्शन में होगा। ये जो Z डायरेक्शन होती है, आपको याद है 11th क्लास की नॉलेज से कि X एक्सिस में I कैप, Y एक्सिस में बच्चों J कैप, Z एक्सिस में K कैप, दीज आर यूनिट वेक्टर्स। तो ये एरिया की वैल्यू तो दे दी 100 मीटर स्क्वायर, इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म इज X एक्सिस में 9 0I, Y एक्सिस में 9, और जो तीसरा है ये 100 K कैप, क्योंकि इसका जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो एरिया की डायरेक्शन देगा, और XY का जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो अलोंग Z होगा।
ये Z बिल्कुल ऐसे खड़ा होता है, तो इसलिए S ये आ गया। और E की वैल्यू तुम्हारे पास है, कितनी है? 8I 4J plus 3K। Now you know electric flux is nothing E dot S। जब दोनों वेक्टर फॉर्म में होते हैं तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट ले ली जाती है, तो E डॉट S करेंगे। डॉट प्रोडक्ट आपको याद होगी, I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1, K डॉट K 1, this into this plus this into this plus this into this, मतलब 0 into 8 plus 0 into 4 plus 100 into 3, this is 300। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सो सिंपल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट E into एरिया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर आंसर। असली बात जो ध्यान देने लायक है बच्चों, XY प्लेन में लाई कर रहा है तो Z की तरफ, अगर YZ में लाई कर रहा होगा तो फिर X की तरफ, XZ में लाई करता तो Y की तरफ, ऐसे ध्यान, क्योंकि इट इज आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इसलिए आपको घबराना नहीं। तो वो वाला सिंबल देना है कि 100 के साथ K कैप लगाना है, क्योंकि बोल दिया XY प्लेन में लाई करता होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मीनिंग, और क्लियर करेंगे, चलो चिंता ना करो। अगला क्वेश्चन हम फ्लक्स पे करते हैं। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसा मैंने बताया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो चाहे लुमिनियस फ्लक्स हो, all are scalar quantities। Find electric flux through electric field through a square surface area। Next question on flux, find electric flux if E is given, E की वैल्यू इन्होंने दे दी 3000 I कैप। इससे आपको ये पता लगेगा कि E is along the x axis only, खाली I कैप है, यहाँ पे J और K नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन x axis के along है। It is passing through square surface of area 10 centimeter square। ऐसे लिखा हुआ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, दो केसेस हैं, ये एरिया जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हेन इट्स प्लेन इज पैरेलल टू YZ, जब इसका प्लेन when its plane is parallel to YZ plane, जो स्क्वायर है वो YZ के पैरेलल, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, इसका मतलब ऐसे ये इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल हैं, जो इक्वल लेंथ ब्रेड्थ हैं, लाइक दिस 10 10 10 10 मतलब 0.1 0.1 0.1 मीटर में कन्वर्ट कर। तो इसका जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा, आप सबको लग रहा है वो एक्स एक्सिस में होगा, इसको लिख देंगे 0.1 मीटर। इसका जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा एन कैप, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और इस एन कैप को हम बोल देंगे आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो होता है वो आई कैप होता है। इसका एरिया हो कितना गया, एरिया इज 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के मीटर स्क्वायर बना लो। मीटर स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 10 की पावर -4, दिस इज 0.01 मीटर स्क्वायर। ये तो स्केलर फॉर्म में लिखा है एरिया को, अगर वेक्टर फॉर्म बनाना है तो 0.01, इसका आउटवर्ड नॉर्मल आई है ये। अब ई डॉट एस आराम से लिया जा सकता है, ई डॉट एस लेंगे फ्लक्स आता है, ई डॉट एस, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई की वैल्यू लिखेंगे 3000 आई डॉट 0.01 आई डॉट आई 1, this will be the answer 3000.01। दो पावर खत्म हो जाएंगी इसकी, 30 2 0 कैंसल्स, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। दिस द फ्लक्स। दूसरा केस भी इसका दिया हुआ है बी पार्ट,
दो पार्ट्स हैं एक्चुअली इस क्वेश्चन में। व्हेन द नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, दूसरा पार्ट है व्हेन नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब आउटवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन, आपकी बात ये है टू प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस, 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कौन है? ई। हमें कैसे पता लगा ई एक्स एक्सिस में है? क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन के साथ आई कैप, मैग्नीट्यूड के साथ आई कैप लगा हुआ है। तो सेकंड पार्ट, ये तो ए पार्ट का आंसर था, ए। बी पार्ट में आप लिखेंगे क्योंकि जो आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल है दिस मेक्स 60 डिग्री एंगल with E. So formula of flux is E dot S. E S cos theta. E की वैल्यू आपके पास है 3000, S की वैल्यू आपके पास है, एरिया की वैल्यू 0.01 and cos 60 is half. This is the final answer. डेसिमल हटाओगे, 2 0 खत्म, आंसर आ जाएगा 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। This was the solution of A part. This is the answer of B part. दोबारा समझ लो। अब की बार स्क्वायर ऐसे नहीं है बिल्कुल वाइज कि बिल्कुल इसमें, अब की बार ऐसा है कि इसकी ये प्लेन ऐसे है, इसका जो आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं जाएगा, ये ऐसे पड़ा हुआ है टेढ़ा, कि इसका जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो कहाँ जाएगा? इसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर होना चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? आपकी बार जो स्क्वायर पड़ा हुआ है आपका वो ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है, ताकि इसका जो आउटवर्ड नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस में कौन है? ई, उसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। इस स्क्वायर में और इस स्क्वायर में ये फर्क है, ये स्क्वायर बिल्कुल वाइजेड प्लेन के पैरेलल है, इसकी एक साइड वाई और एक जेड के पैरेलल। अब आपकी बात क्या है? टेढ़ा हो गया ये स्क्वायर, तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। इसके मान फॉर्मूला इज ई एस कॉस थीटा। आंसर cos 60 होने के कारण आपकी बार आंसर हाफ। तो आउटवर्ड नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं आपको क्लियर हो गया है ना? अगर ऐसा प्लेन है तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे होगा, ऐसा है तो इसका बिल्कुल सीधा होगा, है ना? इसके नॉर्मल बीचों बीच एक लाइन नॉर्मल ऐसे, कल जैसे बताया था O U N V आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे, आपको क्लैरिटी बनती रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आगे बढ़ाते हैं। सॉलिड एंगल, गॉस थ्योरम, गॉसियन सरफेस, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब शुरू होगा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो फ्लक्स में अब होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन थीटा, बता दिया था, cos थीटा या थीटा पे डिपेंड कर रही है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? वैसे तो 11th में डायमेंशन के टाइम बता दिया था। सॉलिड एंगल का सिंबल डी ओमेगा होता है। इट इज व्हाट? इट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कॉन टू surface area of cone, CONE cone, to square of the radius, ratio of surface area of cone intersected by a sphere to square of radius of that very sphere, square of radius of that very sphere। कौन सा कौन, कहाँ पे कौन है, कहाँ पे सॉलिड एंगल है, सब क्लियर हो गया। पहले एंगल के बारे में तो आपको याद है, एंगल थीटा, थीटा का फार्मूला लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, जैसे ऐसे होता है। ये एक आर्क है जिसकी लेंथ है, ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा होता था। थीटा का फार्मूला लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यूनिट इसके होते थे रेडियन, डायमेंशन इसके नहीं होते थे, रेडियन इसकी यूनिट थी, आपको याद है बच्चों। और डायमेंशनलेस क्यों? क्योंकि ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, कैंसिल हो जाएंगे डायमेंशन। ये 2 डायमेंशनल मामला है। 3D में सॉलिड एंगल आता है, तो कैसे सॉलिड एंगल आता है? कंसीडर ए क्लोज्ड सरफेस, ऐसा क्लोज सरफेस, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स लेके
एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम मिला देंगे। ये देखो, ये पॉइंट, ये और भी बहुत सारे होंगे। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमने इसको मिला दिया O से, सो दैट यू विल फील लाइक ए कॉन, सॉफ्टी वाले कॉन की तरह। अब ये 3 डायमेंशनल हो गया, इसको सॉलिड एंगल कहते हैं, इसको एंगल कहते हैं। 3D में जो फिगर बन गई वो सॉलिड एंगल है। कैसे, कौन सा कौन, ये वाला कौन जो मैं बता रहा था ना। यहाँ पे कंपास या प्रकार रखेंगे, ओ पे कंपास या प्रकार रखेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे R1 रेडियस की, इसने एरिया इंटरसेप्ट कर दिया DS1। फिर यहाँ कंपास या प्रकार रखे एक आर्क और ड्रॉ करेंगे R2, इसने एरिया ज्यादा इंटरसेप्ट कर दिया, इस एरिया का नाम लिख देंगे DS2। एक और करेंगे कंपास या प्रकार रखे, अब की बार रेडियस R3 ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसने एरिया और भी ज्यादा इंटरसेप्ट कर दिया, ये एरिया थोड़ा सा ज्यादा, ये और भी ज्यादा, इस एरिया को बोल देंगे DS3। इट वाज सीन बाय साइंटिस्ट गॉस, क्या नोट किया उन्होंने, पहला एरिया DS1 तो किस रेडियस से ड्रॉ किया, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ दैट वेरी। दूसरा जो एरिया इंटरसेप्ट किया DS2 R2 स्क्वायर, तीसरा जो किया DS3 R3 स्क्वायर, ये रेशियो इक्वल आई। इट वाज सीन दैट सरफेस एरिया बढ़ता गया तो रेडियस का स्क्वायर भी उसी रेशियो में बढ़ता गया, एंड दिस रेशियो केम आउट टू बी कांस्टेंट। दिस रेशियो इज नोन एज, दिस कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज सॉलिड एंगल। एरिया रेडियस स्क्वायर, एरिया रेडियस स्क्वायर, जनरल फार्मूला बन गया सॉलिड एंगल का। d ओमेगा सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। अब मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूं उसको ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, दिया सरफेस एरिया ऑफ द कॉन इंटरसेक्टेड बाय सफियर, areas intersected square, it is the ratio of surface area of the cone intersected by sphere to square of radius of that very sphere, उस sphere का radius का square। ये जितना टाइम्स बढ़ेगा ये क्वांटिटी भी उतने टाइम बढ़ेगी, ये बढ़ गया आंसर कांस्टेंट, ये बढ़ गया उसी रेशियो में बढ़ जाता है। इस रेशियो को सॉलिड एंगल और जनरल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये सॉलिड एंगल और एक सफियर के लिए, ये देखिए सरफेस एरिया सफियर का 4 पाई r स्क्वायर, नीचे r स्क्वायर 4 पाई, और जो इसके यूनिट होते हैं बच्चों, जैसे इसके यूनिट रेडियन होते थे, रेडियन, तो इसके यूनिट होते हैं स्टीरेडियन, 11th में आ गए थे। और हेमिस्फीयर के लिए 2 पाई r स्क्वायर, दिस आंसर विल बी 2 पाई स्टीरेडियन फॉर हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के लिए आंसर 2 पाई स्टीरेडियन, 2 पाई स्टीरेडियन आधा कर दो, फुल स्फीयर के लिए 4 पाई। फिर जनरलाइज भी कर देते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए 4 पाई होता है। डायमेंशन चेक करो, नो डायमेंशन एट ऑल, क्योंकि सरफेस एरिया के डायमेंशन l स्क्वायर, नीचे l स्क्वायर, द सेम जैसे एंगल के यूनिट होते हैं पर डायमेंशन नहीं होते, सॉलिड एंगल के यूनिट होते हैं स्टीरेडियन पर डायमेंशन नहीं होते। ये सॉलिड एंगल, इसकी वैल्यू ये आपको ध्यान रखना काम है। फिर आता है बच्चों गॉसियन सरफेस एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर तो कल मैंने बता दिया था बच्चों, एरिया जनरली तो स्केलर लिया जाता था 11th तक, तो हम आपको बताते थे क्योंकि 11th में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी जहाँ पे एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट करें। तो यहाँ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ एरिया को एज वेक्टर ट्रीट करते हैं, तो यह गॉस थ्योरम में या इस वाले चैप्टर में अब आ गया। और जो गॉसियन सरफेस होता है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस इज नथिंग बट ए क्लोज्ड सरफेस हैविंग सम चार्ज इनसाइड इट। कोई भी बंद सरफेस जिसके अंदर चार्ज रखा हुआ हो उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। जैसे बंद सरफेस अंदर चार्ज, गॉसियन सरफेस की शेप सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, कुछ भी हो सकती है, बंद होना चाहिए और अंदर से कुछ कोई ना कुछ चार्ज होना चाहिए। So any closed surface having any shape, having some charge inside it is called Gaussian surface। अब आती है गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गॉस थ्योरम या गॉस लॉ
बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 11th में बर्नौली थ्योरम होती थी बच्चों, कार्नोट इंजन करके, डॉपलर इफेक्ट करके बहुत फेमस टॉपिक होते थे, ऐसे ही गॉस थ्योरम के बगैर पेपर नहीं बनता बोर्ड का। और गॉस थ्योरम का जो रिजल्ट है बार बार एंट्रेंस में भी यूज़ होगा, तो बी अलर्ट, पूरा जोश के साथ। गॉस थ्योरम क्या है, गॉस लॉ क्या है, पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशंस हैं। तो हर बार एग्जाम में जरूर आता है एक एप्लीकेशन और गॉस थ्योरम का प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। आइए, व्हाट इज गॉस थ्योरम? गॉस जो साइंटिस्ट थे जिनके नाम से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी होती है, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम या गॉस लॉ भी कहती है। What it states? Total electric flux through a closed surface. It states that, state and prove करके आता है बच्चों। It states that total electric flux through a closed surface is always equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by it, assuming that the surface is lying in vacuum. I'm repeating, total electric flux, total electric flux, जिसका सिंबल फाई ई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू, फ्लक्स का फार्मूला तो आप सबको याद है, इज ऑलवेज, फ्लक्स का फार्मूला अच्छे से याद करना होगा, ई एन डी एस या ई डॉट डी एस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स क्या वो नेट या टोटल चार्ज, एल्जेब्रिक सम। मान लो 2, 3, 4, 5, 6 चार्जेस हैं, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो हम एल्जेब्रिक सम लेंगे, नेगेटिव चार्ज को माइनस लेंगे, पॉजिटिव को प्लस, और जोड़ देंगे। माइनस है तो घटाना पड़ेगा, जैसे एक चार्ज के ऊपर सपोज करो, दूसरा माइनस के ऊपर है, प्लस के ऊपर 3 है, माइनस के ऊपर 4 है, प्लस के ऊपर 5 है, प्लस के ऊपर 6 है, इन सबका सम। जैसे पहला चार्ज 1 माइक्रोकूलम, दूसरा 2 है, तीसरा प्लस का है, चौथा माइनस का है, पांचवा प्लस 6, तो ये चार्ज सम आएगा। 5 और 6 11, 12, 12 3 15, 15 में से 6 या 9, 9 आए, 9 वेव सीन लाइक। और अगर अंदर डायपोल रख दिया, किसी भी क्लोज सरफेस में किसी ने डायपोल रख दिया, माइनस के ऊपर प्लस के ऊपर, तो टोटल सम विल बी 0 एंड दिस फ्लक्स विल बी 0, माइंड इट। तो इसलिए नेट सम आता है एल्जेब्रिक सम, माइनस है तो माइनस लेंगे। इस बार द स्टेटमेंट, आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट अगेन, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय, अश्यूमिंग दैट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट आया है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, अश्यूमिंग दैट द सरफेस इज लाइंग इन वैक्यूम। और जो चार्ज है ये अंदर अंदर लिया हुआ है, अगर ये चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर रहेगा, ये क्लोज सरफेस है, ये चार्ज, तो फिर यही फ्लक्स, क्योंकि अंदर तो चार्ज है ही नहीं, तो यही फ्लक्स, इफ चार्ज लाइज आउटसाइड, ई एन डी एस, ये फ्लक्स का जनरल फार्मूला, इट विल बी 1 by epsilon times the charge is 0, so total flux will be 0. Total flux will be 0 if charge lies outside the surface and if charge lies inside 1 by epsilon times. This is the statement. We will prove it now. Very simple proof, but very important. Important वो चीज़ होती है जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हों, तो इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट। बर्नौली थ्योरम इसलिए इम्पोर्टेंट थी, उसकी थ्योरेटिकल एप्लीकेशन अलग थी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अलग थी, बहुत सारी एप्लीकेशन थी कि झोपड़ियों की छतें उड़ जाती हैं, फास्ट मूविंग ट्रेन के पास नहीं खड़े होना चाहिए, 2 शिप हैं पैरेलल, समुद्र में पास नहीं जा सकते, वो टकरा जाएंगे, इतनी सारी एप्लीकेशन थी, स्पिनिंग ऑफ द बॉल, ये सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। थ्योरेटिकल एप्लीकेशन में टॉर्सली थ्योरम, वेंचुरीमीटर, तो पिटॉट ट्यूब, तो इतनी सारी एप्लीकेशन थी, इसलिए बर्नौली थ्योरम इंपॉर्टेंट थी बच्चों। ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी। तो आपने स्टेटमेंट पढ़ ली, स्टेटमेंट समझ आ गई, रिपीट कर देता हूँ। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is always equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by it, assuming that the surface lies in vacuum, and if this charge lies outside the surface, then total flux will be 0. Prove करें। Let us consider a closed surface as spherical, very simple. Sphere को simple इसलिए मानते हैं, sphere की calculation simple होती है।
क्योंकि सफेयर का सरफेस एरिया 4πr², वॉल्यूम 4/3πr क्यूब। शुरू की क्लासेस से ही आप पढ़ते आए हो, तो सफेयर के लिए कैलकुलेशंस इजी होती हैं। तो एक सफेरिकल सरफेस कंसीडर कर लिया, इस पूरे का एरिया तो एस है बच्चों, लेकिन छोटा सा एरिया एज्यूम कर लेंगे एलिमेंट की तरह ds। और यहाँ पे कोई पूछ ले हमसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, एज यूजुअल दो बातें बार बार यूज होंगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप सबको याद है, Q/डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। और ये तो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को जिधर भी रिपेल करेगा वो ई की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ये रहा, डायरेक्शन ये बार बार एक आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल जो फ्लक्स के फॉर्मूले में जो है ई एंड ds, ई डॉट एंड ds, ये एंड बार बार यूज होगा। इसको बोलते हैं ओ यू एंड वी, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। आउटवर्ड माने बाहर। तो इसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, इस ds के बीचों बीच एक लाइन खींच लेते हैं, लाइन लाइन लाइन, ये लाइन खींची, इस लाइन के बाहर की ओर नॉर्मल, नाम ही इसका आउटवर्ड है। आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर वेक्टर, बाहर की ओर परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन के बाहर की ओर, क्योंकि परपेंडिकुलर अंदर भी हो सकता है, वो नहीं लेना, बाहर की ओर लेना है। तो ऐसे सीधी सीधी लाइन है तो सीधा सीधा परपेंडिकुलर बाहर की ओर। ये हर बार यूज होगा, हर एप्लीकेशन में यूज होगा, गॉस थ्योरम के प्रूफ में यूज हो रहा है। तो आपको बार बार ये बात मैं कहता रहूँगा, याद दिलाता रहूँगा। दिस इज द क्लोज सरफेस। सॉलिड एंगल पर पूछे तो ये सॉलिड एंगल है डी ओमेगा, ये रेडियस आर। चलिए प्रूफ करते हैं इसका, गॉस थ्योरम का। ई की वैल्यू आ रही, तुम्हें ध्यान रखिए Q/r²। चलिए, consider Gaussian surface as spherical one and we know that total electric flux का जो फार्मूला हमने डिराइव कर लिया था E डॉट एन ds। अब E की वैल्यू पुट करेंगे। E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है बच्चों Q/r²। ये तो मैग्नीट्यूड है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो इधर वेक्टर का सिंबल लगाएंगे तो ये यूनिट वेक्टर जो होगा वो E की डायरेक्शन को शो करेगा, r कैप, क्योंकि r डिस्टेंस है तो r कैप। तो its magnitude is 1 and its direction is same as that of E। E की डायरेक्शन किधर है, इधर, तो r कैप की डायरेक्शन वही होगी जो E की। और n कैप कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने बताया, जो क्लोज सरफेस एलिमेंट लिया है उसका बीच में से एक लाइन बाहर की ओर नॉर्मल आउटवर्ड, इसलिए E की ये वैल्यू विद वेक्टर यहां पुट कर देंगे। बस यहीं पे शुरू, यहीं पे खत्म, लंबा चौड़ा प्रूफ नहीं है, मैंने आपको बोला। इंपॉर्टेंट बहुत है, मैंने आपको ये नहीं बोला लेंथी है, टीडियस है, समझ नहीं आएगा, डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी। इंपॉर्टेंट इसलिए इट इज इजी बट हैविंग मोर एंड मोर एप्लीकेशन। इंपॉर्टेंट इसलिए जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझने में ही मुश्किल होता है, वो कम इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आइए ई वेक्टर की वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला Q/r², r कैप डॉट, ये डॉट, n कैप, ये n कैप, ds, ये ds। बस a डॉट b को खोल दो। a डॉट b का फॉर्मूला खोलना आता है a b cos थीटा। आइए Q/r², a डॉट b, इसका मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर का 1 है, दूसरा मैग्नीट्यूड 1, ये भी तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 cos थीटा, थीटा इज 0 क्योंकि n कैप भी इधर है, r कैप भी इधर है, इन दोनों के बीच में थीटा देखा जाता है तो थीटा 0। एंगल इज 0 बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। 1 1 cos 0, ब्रैकेट को ब्रैकेट से रिप्लेस कर दिया और ये ds, दिस इज इक्वल टू Q/r², ये बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन रह गया बस। दिस इज इक्वल टू Q/r², ds का इंटीग्रेशन है, s माने एरिया, इसका एरिया स्फीयर का 4πr², r² से r² कैंसिल। इस k को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दिस इज कूलम्ब्स कांस्टेंट 1/4πε0 q into 4π, 4 पाई उड़ गई, कैंसिल हो गई, दिस इज इक्वल टू 1/ε टाइम द चार्ज। प्रूफ मिल गया। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε टाइम द चार्ज। यही हमें प्रूव करना था बच्चों। दूसरा तरीका इसका क्या है प्रूव करने का, बहुत आसान। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, यहाँ के बाद देखो
यहाँ से आप प्रोसीड कर सकते हैं। के क्यू को बाहर निकालो, इसको अंदर ही रखो, ds बाई आर स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि डी ओमेगा सॉलिड एंगल इज ds बाई आर स्क्वायर। तो ds बाई आर स्क्वायर को लिख देंगे दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कम ऑन, के क्यू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये वैल्यू डी ओमेगा सॉलिड एंगल के बराबर, दिस इज के क्यू, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, ओमेगा किसके लिए, सफियर के लिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया सफियर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है 4 पाई टी रेडियन, यूनिट भी बताया था बच्चों। तो इसलिए के की वैल्यू अगेन पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इसके लिए 4 पाई वैल्यू, 4 पाई विल बी कैंसिल्ड 1 बाय एप्सिलॉन टाइम दैट्स ऑल। जोन सा मेथड इजियर लगे, ये सेकंड मेथड है बच्चों, सेकंड मेथड, और ये फर्स्ट मेथड है यहाँ से करने का। ये थोड़ा सा इजियर है, इसमें सॉलिड एंगल का कंसेप्ट नहीं घुसाया। के क्यू बाई आर स्क्वायर बाहर, ds का इंटीग्रेशन है, s1 एरिया, किसका एरिया, सफियर का, सफियर का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, आसान। यहाँ के क्यू को बाहर रखा, ds बाई आर स्क्वायर डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, पूरे सफियर के लिए ओमेगा की वैल्यू 4 पाई कैंसिल, क्यू बाई एप्सिलॉन, सेम प्रूफ। तो स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम हर बार पेपर में आता है, एक एप्लीकेशन जरूर आती है। अलर्ट रहें, बोर्ड के लिए भी, एंट्रेंस के लिए भी। हैव ए नाइस टाइम।